कि मैं जब भी तेज चलता हूं। तो बगैर वक्त गवाएं, बगैर ज्यादा बोले, उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जिसने खुद कभी ये कहा था, इंतजार करिए दोस्तों, जिसने खुद कभी ये कहा था कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की इस बेचैनी को तो सिर्फ बादल समझता है। तो आइए बुलाते हैं स्टेज पर हम सबके प्रिय कविराज डॉक्टर कुमार विश्वास को। कुमार साहब बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। जश्न एकता के 3 साल के बाद ये सफर अब दोबारा शुरू हुआ है जी। और आप इसकी महत्वपूर्ण कड़ी हमेशा से रहे हैं। लव यू टू, लव यू टू। गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त एक बुजुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में हैं। जश्न एकता जब से शुरू हुआ है तब से आज तक मैं हर बार आता हूँ, हर बार रहता हूँ। अलग अलग तरह की फील होती है यहाँ आने पे। एक तो खुशी होती है कि उस जगह पर, हिंदुस्तान के उस दिल में, जहाँ जहन से लेकर हवा तक सब में जहर है और उतारने की कोशिश की जा रही है, वहाँ शायरी के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, हिंदी के संदर्भ से हमारी जो जवान पीढ़ी है, जो हमारी ये नस्ल है, इसमें कुछ थोड़ा सा शुद्धिकरण का काम कर रहा है, थोड़ा इसको बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश कर रही है रेखता। और यही भाषा का काम होता है। पद्मश्री गोपाल दास नीरज मुझसे कहते थे कि बेटा, किसी कवि सम्मेलन मुशायरे में जाओ और जाते वक्त सुनने वाला तुमसे एक अच्छा ख्याल और 2 अच्छे लफ्ज ना ले जा सके तो ये कमाई हराम की है जो तुम लेकर जा रहे हो। कुमार भाई, ये उत्साह, ये गर्मजोशी, ये पागलपन, ये क्रेज, ये दीवानापन, ये कौन कहता है कि महफिल खत्म हो गई है? कौन कहता है कि शायरी मुशायरे खत्म होते जा रहे हैं? आपको लगता है कि इन बातों में दम है? देखिए क्या है कि हिंदुस्तान की मिट्टी, इसमें आप नफरत का बीज कुछ वक्त लगाकर खून की खाद लगा सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये उसको उगल देती है। नफरत यहां पलती नहीं है, आखिरकार यहां मोहब्बत जीतती है, आखिरकार यहां इश्क जीतता है। और मैं तो बड़ा खुश हूं। ये जो निगेटिविटी फैलती है, पॉलिटिक्स फैलाती हो, चाहे दुनिया के बड़े सेठ फैलाते हों, आखिरकार इससे भी निपट के आ जाएं। तो अब इन लड़कों को समझ में आ गया। अब इनकी टाइमलाइन देखो, आप इनकी लड़कियों की इंस्टा रील्स देखो, तो इनके पास हमारे चचा गालिब से लेकर जॉन एलिया तक, और वो अभी जो 3-4 साल पहले जो मैंने पहली बार दुबई में एक हमारा नौजवान छोटा भाई इंट्रोड्यूस किया, तहजीब हाफिज से लेकर और बिल्कुल नए विशाल बाग तक, ये सबको सुन रहे हैं। और इनमें से मैं जानता हूं कि मुझसे बेहतर कहने वाले बैठे हैं, इन बच्चों में बैठे हैं। क्योंकि मुझे बिल्कुल इस बात का कोई गलत फहमी नहीं है कि हम आखिरी चिराग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़्यादा रोशन चिराग है। वक्त की बात है, रंगमंच है, मैं इधर हूँ, कुछ दिन बाद ये इधर होंगे और मैं इन्हें सुन रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि कुमार ने, मैं कम से कम 15 साल से इनको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत क्लोजली इनको जानता हूँ। बहुत से युवा टैलेंट को आगे बढ़ाया, मौके दिए, अपने साथ लेके चले, उंगली पकड़ के चलना सिखाया जिसको कहते हैं, कुमार विश्वास ने किया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कुमार यहाँ ज़रूर पूछना चाहूँगा, अब क्योंकि अपना जो आज का टॉपिक है हमको दिया गया है, वो कहा गया है कि मुशायरे और कवि सम्मेलन का इतिहास। मैं इतिहास पे आऊँगा, लेकिन और 2 हिस्सों में बांट लेता हूँ आपकी इजाज़त से। मुशायरे पर भी बात कर लेते हैं, फिर हम कवि सम्मेलन पे आते हैं। आपको लगता है कि मुशायरे कम हो गए हैं या शायर कम हो गए हैं? कहाँ दिक्कत है? नहीं देखिए, शायर कम नहीं हुए,
एक समस्या उर्दू के साथ और मुशायरे के साथ यही, एक तो बताऊं आपको, मुशायरे हिंदी कवि सम्मेलन से पहले की विधा है। हिंदी कवि सम्मेलन 100 वर्ष पहले मानक रूप से कानपुर में पहला कवि सम्मेलन हुआ। इस साल हम हिंदी कवि सम्मेलन का 100वां वर्ष मना रहे हैं एक तरीके से। तालियां। मुशायरे तो पहले दरबारों से होते रहे हैं, जब सल्तनत पीरियड था तब होते रहे हैं। एक प्रॉब्लम मुशायरे में आई, उर्दू जब हिंदुस्तान में तकसीम के बाद आई 47 के बाद, तो उर्दू की हिफाजत जो है वो सब धर्मों ने की, विशेष रूप से 2 जातियों ने ज्यादा की। एक तो कायस्थों ने, भटनागर, श्रीवास्तव, सक्सेना, इन लोगों ने की, चूंकि ये पहले से ही कोर्ट में उर्दू लैंग्वेज बोल रहे थे, इनके पास ही ये काम था। और दूसरी की माइग्रेटेड पंजाबियों ने, भाटिया साहब, मेहरोत्रा साहब, खुराना साहब, इन्होंने बहुत की। क्योंकि आज़ादी के बाद, तकसीम के बाद जो भारत में मुसलमान था वो 2 तरह के मुसलमान थे जो मेरी समझ है इतिहास की। एक तो वो जिन्हें ये भरोसा था कि ये मिट्टी प्यार की मिट्टी है, ये छोटा सा विभाजन कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक तो वो था। एक वो मुसलमान बचा जो गांव में पसमंदा मुसलमान था, जिसको लगता था कि मैं कैसे सियालकोट तक का सफर करूंगा, कैसे कराची जाऊंगा, कैसे लाहौर जाऊंगा। इन दोनों ने मिलकर इस देश को आगे बढ़ाया। 90 में जब मंदिर आंदोलन आया तब कवि सम्मेलन और मुशायरों में कुछ ऐसे लोग चढ़े जिन्होंने उसकी फिजा को राजनीतिक बना दिया। मैं संयोग से उस समय आ चुका था अंदर इस सिस्टम में, तो मैं देखता था कि मुशायरों में ये शेर पढ़े जाते थे कि मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, ये काफिर क्या समझता है जो अपने मन में हंसता है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी, ऐसा पढ़ा जाता था। और कवि सम्मेलनों में पढ़ा जाता था कि मुसलमानों समझ लो, समझने का वक्त बाकी है, अभी हिंदू रगों में शिवाजी का रक्त बाकी है। और दोनों तरफ पढ़ने वाले भी जाहिल थे और सुनने वाले भी जाहिल थे, दोनों तरफ ऐसे लोग थे। लेकिन एक दिक्कत हुई, हिंदी कवि सम्मेलन में ऐसा पढ़ने वाले जो कवि चढ़े थे, हम छोटे छोटे लोगों ने और बड़े लोगों ने, जिनमें बाल कवि बैरागी, उदय प्रताप जी, यहां तक कि हमारे हास्य के सबसे बड़े कवि सुरेंद्र शर्मा, गोपाल दास नीरज, इन लोगों ने उनको कोहनी मार मार के साइडलाइन करा। इन्होंने मोहब्बत गाई, इश्क गाया, ठहाका गाया, वो सब बेकार हो गए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं आज जो बोल रहा हूं ये डिजिटल हिस्ट्री बन रही है, तो मैं उन्हें प्रासंगिक करना नहीं चाहता कि आज से 200 साल बाद याद रखा जाए कि रेखता के एक सेशन में हमारे परदादा का नाम लिया था, तो परदादा इतने निकम्मे थे तो नाम भी क्यों लूं उनका यहां पर मैं। तो हिंदी वालों ने तो उनको भगा दिया, मुशायरे में वो लोग रह गए। और सामने जो खुराना साहब बैठे थे, सामने जो भटनागर साहब बैठे थे, जिन्होंने पैसा दिया था, जिन्होंने वो वजीफा दिया था, जो शायर ले जाते थे, उनको लगा कि यार मैं यहीं बैठा हूं और यहीं करबला का मैदान बन रहा है, इससे अच्छा तो अगली बार मैं भगवती जागरण करा लूंगा। तो वो पैसा धीमे धीमे वहां से कम हो गया। देन अगेन 2000 के आसपास बैटन हमारे हाथ में आई, हम जैसे लोगों के हाथ में। तो 2000 में मैंने कोशिश की कि हर कवि सम्मेलन में एक शायर होना चाहिए, और ये शुरुआत हुई बशीर बद्र साहब से। बशीर साहब को माशाल्लाह तरन्नुम उनकी और मेरे प्रति बहुत मोहब्बत, मेरठ में ही थे वो, और फिर भोपाल चले गए। तो हम बशीर साहब से गुजारिश की, वो आने लगे। उसके 2 फायदे थे। एक तो हिंदी के जो ठेकेदार थे वो मेरी नई दुकान को मान्यता देने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं नहीं इसके साथ तो नहीं बैठना है, तो वो मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो मैं पड़ोस से बाबा ले आया कि बाबा मैं आपको बाबा बोलूंगा। तो बशीर साहब आ गए, देन निदा भाई आ गए, शहरियार साहब, और ये तमाम सब लोग लाने लगे, हम इनसे अध्यक्षता कराने लगे। अब जब क्या हुआ कि निदा फाजली बैठे हैं, वो परफॉर्मर कैसे हैं ये बात नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये कि वो बैठे हैं कवि सम्मेलन में। तो वो जो चिंटू कवि था, जो सांप्रदायिक बात कह के ताली बजवाता था, उसको लगा कि यार कुमार विश्वास हमारा नया शाहरुख खान है, यही निदा फाजली के पैर छू रहा है। उसके मन में बात आई कि यार यही आदमी निदा फाजली के पैर छू रहा है। चाचा जी नमस्ते, चाचा जी कैसे हैं, सूटकेस लेके चल रहा है। इसका मतलब उसे शायरी की तमीज नहीं थी उस लड़के को, उसे ये लगा कि ये कुछ बड़े ही होंगे जो इनकी बात चल रही है। तो रात में एक तो उसकी जबान पे काबू रहा, उसने कोई ऐसी खराब बात नहीं कही जो सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाए। और एक शायरी का उरूज देखकर उसे ये पता चला, ये जो तू कविता के नाम पे कर रहा है कि होकर हैरान परेशान हमने कहा एक दिन श्रीमान, ये कुछ भी नहीं है। ये आदमी है जो एक दोहा पढ़ता है
और उस दोहे पर बच्चा बोला देखकर मस्जिद आली शान अल्लाह तेरे को इतना बड़ा मकान, और तालियां बजती हैं, तो इसका मतलब ये शायर है। तो ये एक छोटा प्रयोग रहा, मुशायरे बैकड्रॉप में गए। अब जब नई ये तकनीक आई है, इंस्टाग्राम आया है, फेसबुक आया है, इंटरनेट बूम पर है, अब जो लोग आ रहे हैं इन्होंने बिल्कुल एक नया सीन क्रिएट कर दिया है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा सुमित भाई कि आप और तमाम जो हमारे मीडिया के सबसे बड़े चेहरे जो भारत में 4-5 हैं उनमें हैं, आप लोगों को टिपिकल मेरी जनरेशन या मुझसे पहली जनरेशन के शायरों का कुछ दिन मोह छोड़कर नौबहार मुशायरा सुनना चाहिए, बिल्कुल नया वाला लड़कों का, जिसमें है आपको वहां नादिम नदीम सुनाई देगा, आपको वहां चिराग सुनाई देगा, आपको वहां विशाल बाग सुनाई देगा, आपको वहां शिखा अवधेश सुनाई देगी। और ये लड़के लड़कियां जो शेर कह रहे हैं, मैंने करवट बदल के देखा है, याद तुम उस तरफ भी आते हो। आदमी बहुत देर तक सोचता रहता है, क्योंकि इनकी मोहब्बत नहीं है और मोहब्बत को देखने का इनका तरीका नया है और उसे कहने की जो कहन है वो नया है। मेरा मोहल्ला था जब मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं था, पर्चियां थी, चिट्ठियां थी, कनखियां थी, खिड़कियां थी। ये हैं जिनके पास इमोजीज हैं, जिनके पास दूसरे इशारे हैं, किसका कमेंट लाइक किया है मेरे वाले ने, किसका नहीं किया है। तो इनका कहन भी नया है। तो मुझे लगता है मुशायरा अभी सेटबैक पर है प्रोफेशनली, वैसे तो एक्सीलेंस पर है, बहुत अच्छी शायरी पढ़ी जा रही है, लेकिन जिस तरह कवि सम्मेलन हो रहा है कि 50 लाख का बजट है और कवि जो है वो चार्टर से जा रहे हैं, बिजनेस क्लास से जा रहे हैं, मुशायरा उस जगह आ जाएगा। क्योंकि उर्दू में जो खुशबू है कहने की और उर्दू में जो अंदर तक उतरने की खुशबू है वो बराबर की ही है, और मैं आशा करता हूं कि अगले कुछ वर्षों में मुशायरा वहां पहुंच जाएगा जहां के लिए वो बना है। आप वर्तमान में आ गए, आपने भविष्य को दिखा दिया। मैं फिर से आपको इतिहास पे ले चलता हूँ, क्योंकि टॉपिक इतिहास है और वो इतिहास में इसलिए कह रहा हूँ कि आप बड़े दिल से कहते हैं। कुमार विश्वास के बारे में हम सब जानते होंगे, आप सब इनके फ़ैन, इनको आप यूट्यूब पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते सुनते रहे होंगे। ये अक्सर कहते हैं चचा गालिब, ये गालिब को अपना चचा मानते हैं, चचा कहकर बुलाते हैं, इज्जत करते हैं। तो वही चचा गालिब ने एक बार कहा था, मैं आपसे आपकी इजाज़त से पढ़ रहा हूँ कि रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो अब मुझे ये बताइए कि आज के ज़माने में कौन गालिब है और कौन मीर है कुमार विश्वास की नज़र में? वो एक मशहूर मिसरा है कि ए गज़ल अब तेरे नाद उठाएगा कौन, अब ना कोई गालिब है अब ना कोई हाली है। हर युग में अपने कहने वाले होते हैं। ये जो आपने चचा का शेर पढ़ा है, हमारे दोस्त है मंजर भाई, उनका एक शेर है कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। तो हर सदी में हर वक्त में क्रिएटिविटी में काम चलता रहता है और अलग अलग कहन के लोग कहते रहते हैं। लीजेंड सदा लीजेंड होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है ये मेरा कॉम्प्लेक्स हो आत्ममुग्धता का, कि पॉपुलिस्ट जो होता है, जो पॉपुलर होता है, बहुधा उन्हीं को लीजेंड देखा गया है। इतिहास की सारी ज़बानों में दो तीन भाषाएं जो मैंने सीखी पढ़ी और 17 साल पढ़ाया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, कि जो उस वक्त सुने जाते हैं, जैसे उस वक्त गालिब बहुत सुने जाते थे। मैं उनके साथ के समकालीन लोगों के नाम नहीं लूँगा, वो दरबार में ज़्यादा सुने जाते थे, लेकिन बाहर ज़माने में गालिब ज़्यादा सुने जाते। तो आज गालिब प्रासंगिक हैं। और मुझे लगता है कभी समतामूलक समाज आ गया तो नज़ीर अकबर आबादी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाएंगे, वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ज़माने की और जनता की कविता लिखते हैं। तो चचा ने जो एक लॉ लगाई है और उसके बाद तमाम यहाँ तक, जहाँ मैं बिल्कुल नए नाम के लिए हमारे दोस्त लोग बैठे हैं जो नए लोगों को बुलाते हैं, करते हैं, सुनते हैं, और ढूंढ ढूंढ के हम लोगों ने दुबई में इतनी मेहनत से हर 6 महीने में, भाई ये अच्छा लग रहा है, भाई ये कैसा है, इसके पास 2 ही गज़लें हैं क्या, नहीं इसके पास 3 हैं, और फिर उसको वहाँ ले जाना और पहुँचना, और फिर वो लड़का लिखता है, वो लड़की लिखती है कि अब मैं दुबई जा रही हूँ, मैं पहुँच गई हूँ, मैं शारजा आ गई हूँ, अमेरिका आ गई हूँ। बस एक बात मुझे कहनी है मेरे छोटे भाई बहनों से जो कहने में है, हो सकता है मैं आपसे कमज़ोर लिखता हूँ, लेकिन इस धंधे की समझ मुझे आपसे ज़्यादा है, मैंने इसको बहुत पास से देखा है। इसमें सबसे ख़राब बात आती है आत्ममुग्धता। ये जो बिजीनेस है कि आप 4 दिन से लगातार यात्रा में हैं और आपको हर जगह औसत समझ के प्रशंसक मिलते हैं। जैसे नीचे उतरने के बाद जब मुझसे आपसे कहता है ना कोई आदमी कि आप इस वक्त के सबसे बड़े शायर हैं,
तो मैं दो बातें समझता हूं कि या तो ये मुझे मूर्ख समझ रहा है या इसे शायरी नहीं आती। ये तय बात है। आई एम पॉपुलर, मैं लोकप्रिय हूं, लेकिन मैं शायर कैसा हूं, कवि कैसा हूं, इसका चुनाव तो अभी 200 साल बाद होगा। मैं अभी से क्यों सोचूं मैं कैसा हूं। मैं केवल कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो मेरे गुरु कुंवर बेचैन के मिसरे हैं ना कि ये सोच कर मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहां शायद यहां शायद यहां है तू, पिछले कई जन्म से तुझे ढूंढ रहा हूं, जाने कहां जाने कहां जाने कहां। तो आप लगे रहिए, खुद को कहने में लगे रहिए। ऊपर वाला किसी दिन शाम को मुग्ध होके आपके पास एक ऐसा शेर भेज देगा। दीक्षित धनकौरी का शेर है ना कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है, ऐसे मिसरा बोलने लगेगा आपका। मुशायरे का मतलब कुमार क्या सिर्फ शायरी, गजल, नज़में, गीत यहीं तक संभव है, या मुशायरे में जो एक अदब होती थी, अदब जो है वो अदब मिसिंग है क्या? वो मुशायरे में नहीं है, वो सोसाइटी में मिसिंग है। तो बेसिकली सोसाइटी में अच्छे और बुरे का मानक बदल गया है। पहले यह था कि मंच पर अगर माहेश्वर तिवारी आए हैं, सोम ठाकुर आए हैं, तो पॉपुलर शैल चतुर्वेदी और पॉपुलर सुरेंद्र शर्मा पीछे खड़े हो जाते थे। दादा आइए, दादा आइए, महेश्वर दादा आइए, किशन सरोज को दादा आइए। आज की डेट में जो लड़का 4 ताली बजवाता है वो बड़े से बड़े शायर के, और दादा क्या हाल है, कहां से आ रहे हो। वो शबीना हमारी भाभी है, उनका जो शेर है ना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। अभी इसी पल में कह रहा हूं आपसे कि इनमें आईएएस भी बैठे हैं, इनमें आईपीएस भी बैठे हैं, इनमें रेवेन्यू सर्विसेज के लोग भी मैं देख रहा हूं, इनमें शहर के बड़े लोग भी बैठे हैं, दूसरे मुल्कों से जहाज पकड़कर रेखता सुनने भी लोग आए हैं, और मैं यहां बैठा हूं इसके सबसे बड़े सत्र में। मुझे अब भी संकोच सा होता है, मुझे अब भी लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया है, मैं इस काबिल नहीं हूं, अभी करना है। सो ये जो अदब है, बेसिकली एक अंतर है कवि सम्मेलन और मुशायरे में। कवि सम्मेलन के लोग बुरा ना माने, मैं उन्हीं का आदमी हूं लेकिन फिर भी है तो बोलना चाहिए। और आपको पता है कि मैं जो गलत होता है बोल देता हूं। आप तो फिर भी समूह के, मैंने तो अपनों के खिलाफ गलत बोल दिया है जब गलत हुआ है। हमारे एक बड़े भाई थे दिल्ली में, आईपीएस थे वो दिल्ली पुलिस में, शायर थे। दुर्भाग्य से उनका जल्दी इंतकाल हो गया। रामपुर के नवाबों के घराने से थे वो। शुजाउद्दीन शाजिद इंग्लिश के प्रोफेसर थे, बाद में आईपीएस हो गए। शुजा खाबर साहब बड़े अच्छे शायर, आप में से कुछ लोगों ने सुने होंगे। कहां से इब्तिदा कीजिए बड़ी मुश्किल है दरवेशो, कहानी उम्र भर की और मजमा रात भर का है। तो मैं पिलखवे में रहता था, एमए में पढ़ता था। शाहजहांपुर में एक कवि सम्मेलन मुशायरा होता है शहीदों की याद में, बिस्मिल अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह की याद में। तो वो दिल्ली में मुझे मिले, अमीर कजलबाज साहब का एक जश्न था, उसमें हम लोग थे। तो मैं छोटा सा नया लड़का, मुझसे बोला कि मियाँ तुम वहाँ शाहजहांपुर जा रहे हो, तुम्हारा नाम देखा। मैंने कहा जी भाई साहब। कैसे जाओगे? भाई साहब बस से जाऊँगा। अच्छा नहीं हम दिल्ली से आएंगे, और तुम्हारा तो पिलखवा है ना। मैंने कहा जी भाई साहब, वो बस अड्डे पे हम 12 बजे पहुंच जाएंगे, तुम आ जाना, हमारी कार से चलना। अब कार से जाना बड़ी बात थी, तो मैं 11:30 बजे बस अड्डे पहुंच गया सूटकेस लेके। अब मैं आपको मुशायरे और कवि सम्मेलन में अंतर बता रहा हूं। शुजा खाबर साहब आए 12 बजे, लाल बत्ती की गाड़ी, व्हाइट कलर की एम्बेसडर दिल्ली पुलिस की, आगे एक पुलिस वाला बैठा, पीछे वो बैठे। उन्होंने शीशा उतारा, हमें देखा, सलाम वलाम हुआ, बोले आ जाओ मियाँ आ जाओ। हमने पीछे सूटकेस रखा, हम बैठ गए। हापुड़ में अंदर से जाती थी कार, उस समय बाईपास नहीं था। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा वहां रोक लेना। मुझे लगा कोई चाय की दुकान होगी, कहीं होगी। तो गए तो हापुड़ में आर्य नगर के कोने पे एक 5 फीट बाई 7 फीट की एक दर्जी की दुकान थी। उसमें एक चचा जो थे, इतनी बड़ी दाढ़ी वाले, बाकायदा 5 वक्त के नमाजी, वो अपना खड़िया लेके पैंट पे वो लगा रहे थे कहां से कटेगा। और नीचे एक लड़का कैंची से काट रहा था और एक लड़का सिल रहा था। बाहर एक स्टूल पड़ा था इतना छोटा। शुजा भाई ने गाड़ी रुकवा दी तहसील पे और बोले आओ पैदल पैदल चलते हैं।
मैंने कहा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। वहां पहुंचे, बोले अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। उस्ताद ने कहा आओ शुजा मियां आओ, कहाँ जा रहे थे? उस्ताद मुशायरा था वहाँ शाहजहाँपुर में, ये कुमार विश्वास साहेब हैं, बड़े अच्छे गीत लिखते हैं, हिंदी के हैं कवि। अच्छा बेटा अच्छा आइए। स्टूल पे शुजा भाई बैठ गए, हम खड़े रहे। और क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि बस उस्ताद बढ़िया चल रहा है। फिर पर्चा वर्चा निकाला, एक गजल कही थी उस्ताद। हाँ हाँ क्यों नहीं, बेशक सुनाओ। उन्होंने उसका मतलब पढ़ा कि क्या शायद वो थी कि अजब सी बात है दुनिया मुझे मुर्दा समझती है। बाद में बदल गया उन्होंने, मुझे अपने सिवा जिंदा कोई मालूम नहीं होता। उसमें उस्ताद ने एक तरमीम लगाई कि बेटा इसमें तो ये ऐसी बात आनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ साहब, ठीक कर ली। फिर तीसरे शेर में कोई उन्होंने उस्ताद ने इस्लाह दी, फिर ठीक कर ली। फिर आखिरी शेर में इस्लाह दी, ठीक कर ली। ये वो आदमी है जो रामपुर के नवाबों के घर में पैदा हुआ है। रामपुर अपने आप में शायरी का एक बहुत बड़ा तीर्थ है, जब बड़े बड़े तोप पैदा हुए हैं। और जो आईपीएस है, जिसने करोड़ीमल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाई है, प्रोफेसर रहा है, वो एक दर्जी जो उसके उस्ताद हैं उनसे इस्लाह करवा रहा है उर्दू। ये उर्दू है। अब मैं आपको दूसरा किस्सा सुनाता हूं। 4-5 साल बाद मैं हिसार गया। हिसार में कवि सम्मेलन था, गोपाल दास नीरज, बाल कवि बैरागी और शैल चतुर्वेदी। तो पहले 2 दौर के प्रोग्राम होते थे। तो हम जब पीछे बैठे थे ऐसे, तो आयोजकों ने कहा साहब वो कॉलेज में प्रोग्राम था कि साहब जब तक आप आए, हमारे स्कूल का एक लड़का है बीएड कर रहा है, वो भी कविता लिखता है, उसकी कविता पढ़वा दें क्या? तो वो कविता पढ़ने लगा। तो नीरज जी ने कहा कौन कविता पढ़ रहा है? मैंने कहा चाचा कोई नया लड़का है। तो उस लड़के की कविता का शीर्षक है, उसने पहले बोला कि मैं जिंदगी में पहली बार कविता पढ़ रहा हूं, थोड़ा मुझे संकोच हो रहा है। मेरी कविता का शीर्षक है कवि बनने के नुस्खे। वो पहली बार पढ़ने आया तो नुस्खे बता रहा था। ये उर्दू और हिंदी में बेसिक अंतर है। तो शायद इसीलिए बड़ा मशहूर शेर याद आ गया आपकी बात सुन के कि शायरी में मीर और गालिब के ज़माने अब कहाँ, शायरी में मीर और गालिब के ज़माने अब कहाँ, शोहरतें जब इतनी सस्ती हो तो अदब कहाँ से आए। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए शोहरत का आज तय ही मत करिए। आप मुझे बता दीजिए कलेजे पे हाथ रख के, आई एम नॉट ब्लोइंग द ट्रम्पेट बाय माई ओन माउथ। 12 साल पहले जब रेखता में हम जॉन को बोलते थे, कितने लोग हिंदुस्तान में जॉन जानते थे? नहीं जानते थे। लोग मुझसे पूछते थे कौन है कौन है कौन है। आज मुझे बता दो इस मजमे में एक आदमी हो जो जॉन को ना जानता हो। शायरी में आज तय मत करिए कि आपका मिसरा कहां पहुंचेगा। जल्दबाजी में मत रहिएगा। बात में जान है, आपने कही है तो एक दिन पहुंचेगी। आपके रहते पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाइए मेरी तरह। ना पहुंच जाए तो तसल्ली रखिए कि अच्छा कह दिया, और अच्छा कहेंगे पहुंच ही जाएगी। इसमें इस बात को पहुंचाने में आगे कुमार, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ी वजह कुमार विश्वास आपकी लोकप्रियता की सोशल मीडिया पर भी आपकी प्रेजेंस रही। आप ठीक टाइम पे इंटरनेट के बूम के साथ आपने एंट्री की। 2004-5 का दौर था। आज करीब 14-15 साल में अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूं तो एक छोटे देश की आबादी आपकी फॉलोअर हो गई है। करीब 3 करोड़ से ज़्यादा आपके पास फॉलोअर्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। इसमें सोशल मीडिया ने आपकी मदद की। लेकिन अब मेरा सवाल इसका बिल्कुल विपरीत है। क्या OTT, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये आज की जनरेशन के लिए, मुशायरों के अस्तित्व के लिए खतरा है या मौका है? नहीं, कोई खतरा नहीं, मौका है। ये बहुत खूबसूरत हैं। ये कैसे पता चला? क्योंकि जो 4 लोग साथ में थे वो कंपैरेटिवली इतने सुंदर नहीं है। तो खराब शेर जब तक नहीं सुना जाएगा पता नहीं चलेगा, तब तक अच्छे शेर की क्या पता चलेगी अच्छा शेर कौन सा है। शीशी भरी गुलाब की तो कब से लिखा जा रहा है ट्रक के पीछे है। इसीलिए मुशायरों में कहा जाता है कि जिस शेर के सुनने के बाद ताली ना बजे, सन्नाटा खिंच जाए, वो शेर है। हमें भी जलवा गाहे नाज तक लेकर चलो मूसा, हमें भी जलवा गाहे नाज तक लेकर चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। आप सोचते रहिए, भक्त का आत्मविश्वास देखिए कितना जबरदस्त उसमें आत्मविश्वास है भाई। तो ये जो चल रहा है, मैं OTT पे देखता हूं,
मुशायरे की एक डिग्रेडेड फॉर्म ही चला दी गई बाकायदा, बिल्कुल स्पेशली चला दी गई, प्रोग्राम बन गया पूरा। हाँ, वो भी हमारा बच्चे जैसा ही है जिसने वो लीड करा। लेकिन जब तक वो नहीं पढ़ेगा तब तक जो नया कह रहा है, जो अच्छा कह रहा है, वो कैसे रेखांकित होगा? कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ये सत और असत, अच्छा और बुरा, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, उसका होना भी बहुत जरूरी है। जिस मौसम में अच्छा ज्यादा हो जाए वो सतयुग कहलाता है, जिस मौसम में बुरा ज्यादा हो जाए वो कलयुग कहलाता है। बस इतना है। तो शायरी अपना युग खुद डिजाइन कर लेती है। जो मैं बात कर रहा था आपके अदब वाली बात पे कुमार, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आजकल बहुत आसानी से विभाजित कर दिया गया है कि अगर आप उर्दू को सुन रहे हैं तो आप एक खास वर्ग के लोग हैं, अगर आप कविता को सुन रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप एक खास वर्ग के लोग हैं, एक हरा रंग पहन रहे हैं तो आप एक खास तबके के साथ हैं, आप भगवा रंग पहन रहे हैं तो एक खास तबके के साथ हैं। और इस चीज़ को प्रसारित किया जा रहा है इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए। इस धारणा को तोड़ने में आपका कवि, आपके जैसा कविराज क्या कर सकता है? देखिए साहब, मैं ना गाय पालता हूँ, तो मेरी गाय जब उसमें खेत में छोड़ दी जाती हैं तो वहाँ भांग के पौधे उगे हुए हैं, वो उन्हें खाती नहीं है, वो घास खा लेती है, भांग का पौधा छोड़ देती है। जानवर में इतनी तमीज है तो इनमें क्यों नहीं होनी चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है? भाई देखिए, मुझसे लोग कहते हैं कि आपका स्टैंड क्या है। मैंने कहा भाई मेरी खुशी इस बात पे है कि दोनों तरफ के जाहिल मुझसे बहुत नाराज हैं। जब तक जाहिल आपसे नाराज हैं इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। ज्ञान की तो सीमा है, जहालत की कोई सीमा नहीं। भाई ज्ञान की तो सीमा है कि भाई अल्फाबेट इतने ही रहेंगे, ए से लेके जेड तक। वो आ गया दूसरा, उसने कहा नहीं गलत हो रहा है, 10 और थे। ये अंग्रेजों ने हमारे साथ षड्यंत्र किया, ये इतिहास हमें बताया नहीं कि मैं सुबह व्हाट्सएप पे भेजूंगा यही वाला इतिहास। अब आप लड़ते रहिए। उर्दू के या जो आप कहना चाह रहे हैं, मतलब आप क्या है, रेखता में बैठे हैं इसलिए आप ब्लंट नहीं है आज। आप चैनल में होते तो इसे आप तुरंत स्पेसिफिक पूछ लेते। क्या सुमित भाई जो है ना, आवाज अदब की महफिल में है और संजीदा आदमी है, तो इन्होंने बात को ऐसे गोल करके पूछा। मैं सीधा सीधा कहता हूं कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। क्या बात। इसी रेखता के क्लिप वायरल होते हैं मेरे, मैंने फला बोल दिया, मैंने ये बोल दिया। मैं राम पर बोलता हूं, वेद भी बोलता हूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी बोलता हूं, लेकिन मेरे वेदव्यास ने महाभारत में यह कहा, जब धर्म की परिभाषा पूछी कि धर्म यो बाधते धर्मः, वह धर्म जो दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाए वो अधर्म है, ये बोला। तो देखिए, उनके पास एक सामान है, उसका वो बाजार पैदा करेंगे। हर एक के पास होता है। आईफोन का जब नया संस्करण आता है, इसका सॉफ्टवेयर हैंग करना शुरू कर देता है पीछे वाला। पता नहीं क्या होता है अच्छा खासा। मैं खूब सोचता हूं इस बार नया फोन नहीं लूंगा। भाई क्यों लाख सवा लाख रुपए खर्च किए जाए, मास्टर का बेटा हूं तो अभी दिल में आता है नहीं यार ऐसा नहीं लेना है। अच्छा वो हैंग करने लगता है, फिर हैंग करते करते मुझे लगता है हाँ यार तकलीफ तो दे रहा है, ये गैलरी नहीं खुल रही। ये क्या है, वो अमेरिका में बैठा सेठ कहता है यार कुमार विश्वास ने पैसे तो कमा लिए, नए फोन के पैसे नहीं दे रहा, इसका सॉफ्टवेयर हैंग करो। तो अब भाई वोट तो चढ़ गई वोट लिस्ट में, पर ये वोट ही नहीं दे रहा, जाहिल ही नहीं हो रहा। तो आओ इसके दिमाग का और दिल का सॉफ्टवेयर हैंग करो, आओ सुबह ही सुबह इसमें वायरस पहुंचाओ। रेखता क्या कर रहा है, रेखता इस वायरस से लड़ने की आंतरिक इम्यूनिटी पैदा कर रहा है कि मैं शुद्ध हिंदी का विद्यार्थी, वेद शास्त्र बोलने के बाद भी रेखता में मैं आता हूं, मुझे मोहब्बत दी जाती है, मुझे प्यार दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से अपनी इम्यूनिटी मजबूत की थी कि भैया वोट में किसी को भी दे आऊंगा, पर तुम्हारा ये जो वायरस तुम फैला रहे हो दोनों पक्ष, इसको मैं अपनी आत्मा में और अपने मन में घुसने नहीं दूंगा। एक और आप ही की बात से ये बात जहन में आई, आजकल के दौर में जैसे आपने कहा ना कि दोनों पक्षों के जाहिल अगर आपके विरोध में है तो आप ठीक काम कर रहे हैं। जबरदस्त। उसी बात से कुमार ये बात
जहन में आई कि आज के दौर में जैसे ठेल दिया जाता है कि आप एक तरफ हो जाओ, आप निष्पक्ष नहीं रहोगे, आप अपक्ष नहीं रहोगे। ये वो दौर है कि आप तो या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसे में आप कैसे बैलेंस बनाते हैं? एक आपको बात सुनाता हूं, शायद मैं पहली बार सुना रहा हूं। ये दुनिया की पहली ऑटोबायोग्राफी जो है वो मैकमिलन से छपी है आगरा के एक जैन साहब की, जिनका नाम था बनारसीदास जैन। वो आगरा के किले में सुनार थे, अपनी ससुराल में रहते थे। वो मथुरा के थे लेकिन ससुराल में रहते थे और सुनारी का काम करते थे। अकबर के वक्त में वो रोज 2 छंद लिखते थे ब्रज भाषा में कि आज दिन में क्या हुआ, मेरी जिंदगी में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ। वो दुनिया की पहली, उसका नाम है ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री ऑफ बनारसीदास जैन। मैकमिलन ने छापी लंदन से। 52 ईयर्स राज्य किया अकबर ने इस देश पे, इसी दिल्ली में, और सबसे बड़ा राज्य किया। कामरूप से लेके ब्रह्म प्रदेश तक और नीचे तक सब शानदार। जिस दिन महाराणा की मृत्यु का समाचार गया, मानसिंह उदास पहुंचे। अकबर ने पूछा कि क्या हो गया राजा? तो मानसिंह ने कहा कि मेरे लिए एक बुरी और आपके लिए अच्छी खबर है। तो अकबर ने कहा कि 40 साल की दोस्ती है तेरे साथ, ऐसी कौन सी खबर है जो तेरे लिए बुरी और मेरे लिए अच्छी? तो उसने कहा कि आपका दुश्मन और मेरा रिश्तेदार महाराणा प्रताप स्वर्गीय हो गया। तो अकबर के हाथ से खाने के लिए जा रहे थे, तो हाथ में लोटा था हाथ धोने वाला, वो छूट गया और वो नीचे बैठ गए और उनकी आंख में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ जहांपनाह? बोले कि मुझे लोग सब जहांपनाह तो मानते हैं, पर महाबली की तरह मैं जिसके लिए रोज युद्धाभ्यास करता था, रोज तलवार भांजता था कि किस दिन सामना होगा, वही आदमी खत्म हो गया। अब किससे लड़ूंगा? भारत में कोई लड़ने वाला ही नहीं बचा। अकबर जब दिवंगत हुए तो अकबर के एक बेटे ने बाहर घेरा डाल रखा था और अकबर उस बेटे के खिलाफ थे। वो बेटा अंदर अकबर के साथ जो लोग थे उनके खिलाफ था। 52 ईयर्स जिसने राज किया दिल्ली वालों, जब उसका फ्यूनरल प्रोसेशन निकला, मौलवियों के अलावा केवल 32 लोग थे। तो जिनको ये भ्रम है कि 5 साल 10 साल 15 साल इस दिल्ली पे राज करके वो इतिहास में अमर हो जाएंगे, एग्जिट पोल आने की रात चीफ सेक्रेटरी फोन करने लगता है, और सर कैसे हैं सर, इधर उधर से बात करवाने लगता है। उसको पता है ये वाले गए, अब दूसरे वाले आ रहे हैं। तो ये जो कोशिश है जो आप कह रहे हैं, और ये बड़ी रेखता के 3 दिन के सत्र का मुख्य बिंदु यही होना चाहिए था। शेर अच्छा बुरा बाद में कह सुन लेंगे, लेकिन शेर सुनने वाले अगर कबीले में बट गए तो फिर तो मुशायरा भी नहीं बचेगा और शायरी भी नहीं बचेगी। अगर इसी तरीके से जब मैं विभाजन की बात कर रहा हूं कुमार, हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में, क्योंकि अब हम इतिहास से निकल कर वर्तमान में आ गए हैं, और मैं वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। आपको लगता है कि जैसे सोसाइटी में डिवीजन हुआ, आज बॉलीवुड के 2 हिस्से माने जाते हैं, मीडिया के 2 हिस्से माने जाते हैं, हर चीज के 2 हिस्से हो गए हैं, क्या कवियों में भी बंटवारा हो गया है? सरकारी कवि, दरबारी कवि? ये आज से नहीं है, पहले से है। देखो भाई, आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं, आप फिर बच रहे हैं ना बार बार, उससे कोई बात नहीं है कि डिवीजन। मैं समझा रहा हूं, तटस्थ होना। जैसे हमने कहा कि भाई नेहरू को गाली मत दो, गांधी को गाली मत दो, सावरकर को गाली मत दो। तो उन्होंने सावरकर नहीं सुना, सिर्फ नेहरू गांधी सुने, और मुझसे बोले आप तो आजकल बड़े धर्मनिरपेक्ष हो गए हो। मैंने सावरकर वालों को भी बोला, अभी 4 दिन पहले मैंने बोला कि भाई आप दक्षिण से चले थे पदयात्रा लेके तो बेरोजगारी के खिलाफ चले थे, आप लोकतंत्र के अपहरण के खिलाफ चले थे, आप एनआरकी के खिलाफ चले थे, आप सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है इसके लिए चले थे। क्या आप इसलिए चले थे कि हिस्ट्री की किताब में सावरकर पे 2 पन्ने होने चाहिए कि 3 पन्ने होने चाहिए, इस पे चले थे क्या? आप खुद ही अपनी बहस डिरेल कर रहे हैं। अरे आप जिस काम के लिए चले थे उसके लिए चलिए, क्योंकि नेहरू ने जो किया, गांधी ने जो किया, पटेल ने जो किया, सावरकर ने जो किया, मिट्टी डालो भाई। अब मैं अगर गालिब की गजलों में यही ढूंढता रहूं कि यहाँ तगज्जुल कम कहाँ रह गई और मीटर में कहाँ बाहर हो गया, तो मैं तो खुद कह ही नहीं पाऊंगा। तो ये कोशिश की जा रही है डिवीजन की, और कवियों में ये पहले से था। मैंने 34 साल मंच पे बिता दिए, और 6-7 साल पहले मैंने पहला प्रोग्राम सुना कवि सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता की थी भवानी प्रसाद मिश्र ने।
देवराज दिनेश उस कवि सम्मेलन में थे और शिवोम अंबर एक हमारे फर्रुखाबाद के बड़े कवि हैं, अब वो युवा थे बिल्कुल 20-21 साल के, उन्होंने संचालन किया था। मेरे पिताजी उस कवि सम्मेलन के संयोजकों में थे क्योंकि वो प्रोफेसर थे। हमारे यहाँ एक नया पिक्चर हॉल खुला था, उसके उपलक्ष्य में हुआ था। यानी कि 40 साल मैंने से पास से देख लिया। तो ये जो डिवीजन के कवि हैं कि ये सरकार के हैं, ये नहीं है। सरकार वाले कवि मौज तो पाते हैं भाई, देखो पद्मश्रीयां मिलती हैं, एकेडमी पुरस्कार मिलते हैं, उनके अपने मजे हैं और उन्हें होने देना चाहिए। अच्छे कवि को उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अच्छे कवि को यह मानना चाहिए कि बेसहारा लोग हैं बेचारे, इन्हें हर वक्त एक सरपरस्त की जरूरत पड़ती है। हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। तो सबसे अच्छा सबूत इस बात का यही है कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कि आप खुश हैं अपने कहने में नहीं, कि जब जब जाहिल आपसे नाराज हो जाएं, जब जब वो आपको धमकियां देने लगें कि ये कैसे और वो कैसे। जैसे मैं रेखता में भी देखता हूं, यहां भी शुद्धतावादी प्रकोप वाले बहुत ऐसे कैसे। अब मैंने कह दिया भाई मोहब्बत एक एहसासों की पाबंदी कहानी है साहब, ये तो अल्लाह मचा रहे हो गए साहब। बताइए इस आदमी को लफ्ज बरतने नहीं आते, एहसासात होता है। अरे भैया एहसास लफ्ज आपके यहां था, मैं अपने ग्रामर में लेके आया हिंदी के में। मैं आपके यहां से थाली लेके आऊं तो वो खाऊंगा जो आप खाते हैं, या मैं जो खाता हूं वो रख के खाऊंगा? मैं अपना वर्ड अपने आप इस्तेमाल करूंगा, मैं तो एहसासों बोलूंगा। आपकी मर्जी, आप सुनिए मत सुनिए। यहां भी हैं वो प्योरिस्ट, और ये प्योरिस्ट लोग सदा ही लोकप्रिय कविता को नुकसान पहुंचाते हैं। संस्कृत इसीलिए हाशिए पर गई कि वहां प्योरिस्ट थे, हिंदी इसीलिए आई कि वो मिलजुल गई सब में। उर्दू को प्योरिस्ट मत बनाइए। वो जो वो हमारा तहजीब बहुत अच्छी बात कहता है। तहजीब कहता है दादा ये जो करते ना तर्के ताल्लुक, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ढाबे पे खाना मांग रहे हैं कि 2 रोटी ले आना और 1 प्लेट तर्के ताल्लुक ले आना। तो भाई नहीं लगा नुक्ता हमसे सही जगह तो क्या फांसी चढ़ा दीजिएगा? बता दो कि इसमें लगता है इसमें नहीं लगता, फिर उसके बाद ना लगाएं तो बात अलग है। हमने कौन सा मौलवी साहब से सीखा था? हम तो एहसान चाचा पड़ोस में रहते थे, वो शेर कहते थे, पिताजी के दोस्त थे। शाम को आ जाते थे दोनों, एहसान चाचा और सरदार राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर साहब क्या हाल है? हमारे पिताजी कहते बेटा चाचा आए जरा चाय बना के लाओ। ना हमें यह पता था कि एहसान साहब मुसलमान है, हमें तो यह पता था चाचा हैं, पापा के छोटे भाई हैं। उन्होंने शेर सुनाया, हमारे दिल में शेर जो है उतर गया अंदर। गली के मोड़ पर लड़कों के एक जमघट से ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया। हमें किसी से मोहब्बत नहीं मगर है दोस्त, न जाने क्या हुआ दिले बेकरार भर आया। क्या बात। तो अगर वो मुझे अब वो फ्लेवर मुझे कल परसों 4 साल 5 साल पहले एक लड़के में मिल गया, मैंने उसको ढूंढ के निकाला कि कहां है वो। महाराष्ट्र के किसी कोने में था बच्चा। जन्माष्टमी पे सबसे ज्यादा वायरल शेर उस लड़के का है जिसका नाम है जुबैर अली ताबिश। उसका शेर है हाल न पूछो मोहन का, बंसी सब सुर साधे है, एक ही धुन में बाजे है। हाल न पूछो सब कुछ रेखता में किया जा रहा राधे राधे। इसी से तो नाराज है हमसे भाई। हमने कौन सी भैंस खोल ली इनकी जो हमसे नाराज हैं? आपने देखा मुझे सरकारी प्रोग्राम में? आपने देखा मुझे? 34 साल हो गए, पद्मश्री छोड़ो नगर पालिका का पुरस्कार नहीं मिला, और ना मिलेगा और मिलेगा भी नहीं। इसलिए जो लड़के जितने सुनने आए हैं, और रेखता का ये वायरल भी होता है, जितने सुनने पढ़ने वाले हों, बोले साहब इश्क किया मुकम्मल नहीं हुआ। अबे इश्क किया इसी में मुकम्मल हो गया। हमारा मैनेजर कहता है सर आप बात मत किया करो ऑर्गेनाइजर से, आपने पैसे डुबो दिए। मैं उससे कहता हूं देख यार
तुम धंधा देख लो, चलो 10 20 50 जो करोड़ कमाते हो कमा लो, तू सौभाग्य देख। पहले तो ऊपर वाले ने मुझे इस मुल्क में पैदा किया जो दुनिया की सबसे खूबसूरत सभ्यताओं में से एक है। फिर ऊपर वाले ने मुझे पूरा पैदा किया कि मैं सब किसी समस्या में ना रहूं। फिर ऊपर वाले ने मुझे मोहब्बत महसूस करनी सिखाई। फिर ऊपर वाले ने मुझे मोहब्बत करने दी, है ना? वरना अभी तक तो पता नहीं, मोहब्बत करने से पहले आदमी फ्रिज खरीद के लाए। कितना बुरा दौर है। 200% कह रहा हूं, ऐसे जाहिलों ने रेखता का सेशन नहीं सुना। वरना जो रेखता का सेशन सुन ले वो चाकू छोड़ो किसी पर हाथ नहीं उठा सकता मोहब्बत करने वाला। फिर ऊपर वाले ने उस मोहब्बत को जो महसूस करना, 3 बात हो गई, 3 सौभाग्य हो गए। चौथा सौभाग्य, उस मोहब्बत को लिखना सिखाया। 5वां सौभाग्य, उस मोहब्बत को गाना सिखाया। 6ठा सौभाग्य, उस मोहब्बत को सुनने वाले दिए। 7वां सौभाग्य, उस मोहब्बत से शोहरत, इज्जत और पैसा दिया। तो जब 7 बार पेमेंट हो गया तो तू ये 8वीं बार क्यों लड़ रहा है यार? जो दे रहा है ले ले। तो जितने सुनने वाले हैं, गजल कहो, शेर कहो, कविता कहो, जिस दिन कहो और अंदर झूम लो, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है। बाकी सब बाई प्रोडक्ट है। शायरी कर ली, शेर कह दिया, यही काफी है। कुमार भाई, एक चीज बहुत साफ हो जाती है कि आप निष्पक्ष हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं है, तभी आप किसी भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं दिखाई देते। अपनी में थे, उसमें भी साथ नहीं थे। नहीं, उसको उस बात को आपकी इजाजत से मैं पूरा करना चाहूंगा। वो ये कि आप किसी के साथ नहीं है, पर एक के खिलाफ जरूर है, और उसके खिलाफ आप बोलते रहते हैं। कभी बाइट देते हैं चुनाव के वक्त पे, कभी ट्वीट कर देते हैं चुनाव के वक्त पे। ये खुंदक कब खत्म होगी? रेखता का मंच है। अच्छा ये बताइए सुमित जी, आपके बेटा है ना? एक दिन आपको कॉलोनी में पीछे झुरमुट के नीचे गुप्ता जी का लड़का, भटनागर जी का लड़का और आपका लड़का, तीनों सुट्टे के दम मारते मिले, तो पहला झापड़ किसमें मारोगे? बताओ, आप बताओ। आप बताओ, पहला झापड़ किसमें मारोगे? अपने वाले पे मारेंगे, और अपने वाले को फिर माफ भी कर देंगे। अपने वाले को झापड़ मार के उसकी गलती का एहसास करा के माफ भी कर देंगे। अब अपने वाले ने कहा इट्स माय लाइफ डैडी, पहले तो मैंने अंदर रह के मारे थप्पड़, क्या कर रहा है ये? थोड़े दिन बाद अपने वाला इरिटेट हो गया, बोला इट्स माय लाइफ डैडी। तो मैंने भी अमेरिकन डैडी की तरह एक दी, मैंने कहा जा भाग यहां से। बॉस, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी लोग हैं, मैं उनके खिलाफ भी बोलता हूं, पर बाकी लोग घोषित करके आए थे कि हम कमीने हैं, हम ये पॉलिटिक्स नाम का कमीनापन करने जा रहे हैं। आपने कहा कि नहीं नहीं ये सब कमीने हैं, हम आश्रम खोल रहे हैं। तो आप बताइए गुस्सा किस पे आएगा? और ये भी कुछ दिन का है यार, ये कितने दिन के हैं? अब हो जाता है, थोड़ा थोड़ा मन में आता है कि यार क्या मैं, देखिए क्या है ना कि मैंने एक मिसरा ये कहा था कि भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं, पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं। पराए आंसुओं से, लोग मुझसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स में दोबारा क्यों नहीं जाते? आपको भी पता है कि मेरी पोचिंग चलती रहती है, दोनों पक्ष दांत गड़ाए रहते हैं कि मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना? तो इसलिए नहीं है कि वो जैसे पहली बार दिल टूटता है ना लड़के का, तो उसे दुनिया की सारी औरतें बेवफा लगती हैं। तो पॉलिटिक्स में पहली बार दिल टूटा तो लगा कि सब नालायक एक जैसे हैं।
तो भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं, पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं। सुमित भाई, मैं इस लुटियंस में घूमता हूं, मेरी गाड़ी चलती है तो मुझे याद आता है यहाँ से हमको पुलिस ले गई थी, यहाँ मुझे वो 4 लड़कियां मिली थी जो राखी लेकर आई थी जमशेदपुर से कि भैया आपके भरोसे आ गए, आप लोग लड़ना, आप पीछे मत हटना, देश बदलना है, मुल्क बदलना है। तो पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं। क्या नुकसान किया उसने? बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं। तो आप मातम है, कई बार निकल आता है। नहीं, आप मोहब्बत के, प्रेम के कवि हैं। आपकी कविताएं युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। आप मतलब कुमार विश्वास मतलब रुको रुको जी, कुमार विश्वास मतलब प्रेम, मोहब्बत, लव। ऐसे में ये मैं चाहता हूं कि वापस कविता पे आए। ये मलाल, ये जमाल, ये धमाल बहुत हो गया। कोई कविता हो, कोई मोहब्बत की बात हो, कोई मैं तो मिलने कविता में ही मिलाने की कहता बात हूँ, हो। मैं तो सारी बात, मैंने आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं, मैं शायरी में ही कहता हूँ। वो शायरी में उनको बुरा लग जाता है, जो अच्छा अच्छा होता है वो ले लेते हैं। बचपन से ही है, बच्चों को नहलाते समय माँ नहीं कहती है ना, दूध मिठाई राजा खाए, चीची चीची कौवा खाए। भाई हद हो गई, कौवा चीची चीची क्यों खाएगा? वो भी मिठाई खाएगा, और राजा ही क्यों खाएगा सारी मिठाई? तो मैं तो बोलता हूँ, लेकिन जो उन्हें अच्छी कविता लगती है उसे वो ले लेते हैं, और मेरे जो बुरे कमेंट लगते हैं उसमें नीचे 2-4 बार गाली दे देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, वो आप सही कह रहे हैं कि जैसे आईने पे दरार हल्की सी पड़ जाती है तो वो दिखती रहती है, बार बार चेहरा बीच में आए तो दिखती रहती है। तो मेरे जो दुनिया बदलने के ख्वाब का आईना था, उसमें एक बड़ी बेहूदी दरार पड़ी हुई है। अब या तो मैं आईना छोटा बड़ा करूं, कुछ नया लाऊं, कुछ करूं, या फिर मैं ऐसे ही गाता, मुझे पता नहीं है, रियली अभी नहीं पता। अभी राम पर बोल रहा हूँ, अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ जाऊँगा। ये भी कितने दिन पहन रखा है पता नहीं है, इसकी जगह कोई और कपड़ा आ जाएगा या इससे भी बाहर निकलूंगा, अंदाज़ा नहीं है। आपने पद्मश्री को लेकर एक बात कही। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि वो क्लियर होना जरूरी है। डिजिटल आर्काइव हो रही है चीजें। क्या पद्मश्री ईश्वर करे आपको मिले, पद्मश्री कुमार विश्वास को मिलेगी तो क्या करेंगे कुमार विश्वास? साहित्य अकादमी मिलेगा तो क्या करेंगे कुमार विश्वास? क्या बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी इसी बात को लेकर है? अरे कैसी बात कर, कैसे कैसों को दिया है। आपको क्या लगता है कि हमको नहीं कहा गया होगा? हमारे पवार साहब की लाइन नहीं है, मेरे घर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तोले। अच्छा, क्या कर लोगे उसका? मेरे से एक बड़े आदमी ने कहा 3 साल पहले कि ले लो, अब आप कह रहे हैं तो ले लो। तो मैंने कहा यार, ये एक 2 बाई 3 फीट का एक कागज मिलेगा, इसे मैं ड्राइंग रूम में टांग लूंगा। एक दिन की खबर है, एक दिन की। वो जो पीछे लड़का खड़ा है कोने में, बिल्कुल कोने में, कहीं से आया, मुरादाबाद कहीं से, उसके मन में मेरे को लेके ख्वाब है कि गुरु ये आदमी है, गुरु ये लगाता है लंका इसके। अब मैं उसकी वॉइस बना हुआ हूं कि यार ये तो बोलेगा गुरु कुछ हो जाएगा, तो चूड़ी वाला पिटेगा इंदौर में तो कुमार विश्वास बोलेगा। अब मैं इसको लेके और अपने आप को कुंद कर लूं, क्या फायदा। इस तरह मेरा शेर सुनिएगा कि इस तरह हमने सुलह कर ली पेशवाओं से। रेखता वालों, इस तरह हमने सुलह कर ली पेशवाओं से, उनकी सरकार रहे, अपना भी किरदार रहे। आप सरकार चलाओ, हम अपना किरदार बचाएं। देखिए कुमार भाई, आप बिल्कुल आखिर में आ चुके हैं। मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुमार विश्वास यहाँ है। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं बैठा हूं। बहुत अच्छे, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ। कितने सारे बच्चे हैं, लव यू यार, क्या वाह। फराज चाहिए और कितनी मोहब्बतें तुझको। मैं एक छोटी सी कविता मुझे सुनानी है यहाँ पर, विशेष रूप से जो आपने जितनी बातें पूछी हैं उसका उत्तर भी उसमें सम्मिलित है ना। और ये सीरीज जो दीवाना विवाना कहते हैं, तो आप सुनते ही रहते हैं, इसको क्या सुनिएगा, इसमें क्या खास है। कि मैं जब भी तेज चलता हूं,
नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूं तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूं तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। गीत सुनाता हूं नया, लेकिन वो जो जिन्होंने बोला है बहुत दूर दूर से लोग आए, चलिए वो एक सुन लीजिए, ज्यादा नहीं। कि कोई दीवाना कोई मगर धर मैं तुझसे ये तेरा वाह। पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है, अंधेरा किस को कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। सुनो 14 फरवरी वालों, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। एक गीत सुन लीजिए जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस किए, उनके जवाब में। पॉलिटिक्स, पोइट्री, राजनीति और कविता सदा से रही है, ऐसा ही रहा है, ऐसा ही रहेगा और इसी में खुश हैं यार, मजे में हैं। सुनिए। कि साथ रहो तो सबसे बेहतर। आजकल आप राम पर बोल रहे कुमार जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। मुझे वादा करें नए लिखने वाले जितने लड़के लड़कियां हैं, किसी की सरकार हो, किसी की बदतमीजी हो, पहला शेर तुम्हारे हवाले से आना चाहिए उसके खिलाफ, तब बात होनी चाहिए। सच के लिए लड़ो मर जाओ, जग को सिखलाने वाले। आत्ममुग्ध बौने स्वराज का परचम फहराने वाले। आत्ममुग्ध बौने स्वराज का परचम फहराने वाले। हमको बच्चा समझ रहे हैं, जग को बहलाने वाले। शॉल ओढ़ कर घी पीते हैं, त्यागी कहलाने वाले। शॉल ओढ़ कर घी पीते हैं, त्यागी कहलाने वाले। इतने हल्के हैं कहते हैं, इतने हल्के हैं कहते हैं, हमें नहीं तोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। सिंहासन के आगे नत शिर, जुड़े हाथ जाने वाले। जब दिनकर जी ने 62 में लिख दिया कि छागियो करो अभ्यास रक्त पीने का, तो किसी ने उनसे कहा कि आपने ऐसी बात लिख दी। तो दिनकर जी ने कहा कि हम चीन से हारे हैं सरकारों की असफलता के कारण। मैं कांग्रेस में हूं, राज्यसभा में हूं, मैं ये पंक्ति लिखकर मरना चाहता हूं ताकि 200 साल बाद हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाए तो लोग लिखें कि सब चुप हो गए थे, लेकिन एक कवि को गुस्सा चढ़ा था कि हम गलत आ रहे हैं। अगली पंक्ति रेखता के मंच के मर्यादा के अनुकूल नहीं है। रेखता जितना सोफिस्टिकेटेड मंच है, जितना शालीन मंच है, उसके अनुकूल नहीं है।
लेकिन मुझे माफ कर देना कि 300 साल बाद लिखा जाए कि कुमार विश्वास को गुस्सा आया था और उसने इन हजारों लोगों के गुस्से को एक पंक्ति में गाया था, तो उन्होंने समर्थन किया था। सुनना कि सिंहासन के आगे नत शिर झुके माथ जाने वाले, गिरवी जिह्वा से शासक की कुंठा सहलाने वाले, चमचागिरी की ये हद। सर को इतना भी ना झुकाओ कि दस्तार गिरे। ये पंडाल जो लगाया है रेखता ने, ये 1 इंच ऊंचा हो जाएगा अगली लाइन पर। गिरवी जिह्वा से शासक की कुंठा सहलाने वाले, पद्म विभूषित हुए जा रहे, पद्म विभूषित हुए जा रहे, कोरस में गाने वाले, पद्म विभूषित हुए जा रहे, कोरस में गाने वाले, राजद्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुंजाने वाले, राजद्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुंजाने वाले। करो प्रार्थना, करो प्रार्थना, करो प्रार्थना, राजमहल तक वाणी का शोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह की। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया जश्न एकता, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास, लव यू, थैंक यू।